नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी की पूरक पुस्तिका वितान से दूसरा पाठ अतीत में दबे पाँव पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे ओम थानवी जी ने लिखा है। अतीत में दबे पाँव के लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह रचना ओम थानवी के यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं विश्व फलक पर मान्य सबसे प्राचीन सभ्यता को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है, जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बसावट के अनुरूप सौंदर्य बोधित किया है। उनका सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता थी पर आडंबर नहीं था। लेखक के विचार से आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई। आइए देखते हैं इस पाठ में अतीत में दबे पाँव ओम थानवी जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह पाठ पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस पाठ में मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र रहा है। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों और इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में प्राप्त मुहरे, इमारतें, खिलौने, बर्तन आदि इस सभ्यता की जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुरूप बसाया गया था। वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आंकी गई है। यह शहर भारत का लैंडस्केप भी है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा। आधुनिक योजनाएं जो आजकल के शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के शहरों के बराबर नहीं हैं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियां भी हैं। इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी, यह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम उस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियां पाई गई हैं। 5000 साल पूर्व में निम्न वर्ग की बस्तियां मिट गई हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड भी है, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध पाया गया है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन इसके दक्षिण में स्थित है, जो 20 खंभों पर आधारित है। बैलगाड़ियों का प्रयोग माल की ढुलाई के लिए होता था। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, जौ, सरसों, चना आदि का उत्पादन किया जाता था। इसके भी प्रमाण मिले हैं। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकान में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। पानी की निकासी
के उचित प्रबंध के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था, क्योंकि नालियां आदि उचित रूप से ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक जाती थी, फिर नालियों के साथ जुड़ जाती थी। वे नालियां अधिकतर बंद रहती थी। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था। मोहनजोदड़ो में स्थित इससे संबंधित अजायब घर छोटा ही है, जैसे यह किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। यहाँ अधिक सामान नहीं है। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में ही है। काला पड़ गया गेहूं, तांबा, कांसे के बर्तन, मुहरे, चमक, चाक पर बने विशाल मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, तांबे का आईना, पत्थर के औजार आदि के बारे में अली नवाज बताते हैं। यहाँ पर सोने के गहने भी थे, लेकिन वे चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं है। यहाँ कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दांत, तांबे की सुई, नर्तकी और दुसाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी मिली हुई है, लेकिन इसका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी की खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे खुदाई अब बंद कर देना पड़ा। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता उसकी जानी पहचानी जगह रही हो। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख लेंगे। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी, पर इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, फिर भी इसमें आडंबर या बनावटीपन बिल्कुल नहीं था। हर प्रकार के साधनों से भरी पड़ी यह सभ्यता थी। वहाँ व्यवहारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती तो है, पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा था। भव्यता के आडंबर का प्रदर्शन नहीं के बराबर दिखाई पड़ता है। निर्माण शैली हर प्रकार के विस्तृत होने के बाद भी लोग दिखावे से बहुत दूर थे। सभ्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया था। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लगती थी, उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर बल्कि समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पत्थर की मूर्ति, मृदभांड, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुंदर मोहरें, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण इत्यादि सिंधु सभ्यता को तकनीकी रूप से तो समृद्ध करते ही हैं और कला को भी दर्शाते हैं। यहाँ सभ्यता, धर्म, तंत्र, राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल आदि का निर्माण नहीं है। इसलिए यह बातें कही गई हैं कि यहाँ कोई राजपोषित या धर्म पोषित न होकर बल्कि समाज पोषित यह सभ्यता है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने के अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई जब हुई तब वहाँ मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्ति, पत्थर, मिट्टी के उपकरण ये सब तो मिले। इन चीज़ों का मिलना यह बताता है कि वे लोग इन चीज़ों को प्रयोग में भी लाते होंगे। सड़क, नालियाँ और गलियाँ साफ सुथरी थी, इससे उनकी समझदारी को दर्शाता है। इससे यह प्रमाणित भी होता है सिंधु सभ्यता ताकत से शासित न होकर स्वतः अनुशासित सभ्यता थी। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं ऊपर नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदान पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की
किस छत पर है, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार भी झांक सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, परंतु वे अपने इतिहास का परिचय अवश्य देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना आनंददायक लगता है। खुदाई के आसपास मिले बर्तन, सिक्के, नगरी ढांचे, सड़क, गलियों को ही साक्ष्य माना गया है। इन वस्तुओं को इन अधूरे पायदान पर खड़े होकर भी आप देख सकते हैं। ये अधूरे पायदान संसार की सबसे पुरानी सभ्यता को दर्शाती है। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भी भाव स्पष्ट करिए। जहाँ कहीं भी मनुष्य आदमी बसे हुए हैं, वहाँ बाद में उनके न रहने पर खंडहर बन जाते हैं। मोहनजोदड़ो के लेखक ओम थानवी जी को भी यह आभास होता है कि शहर के किसी भी मकान की दीवार का वह पीठ टिकाकर आराम कर सकते हैं। किसी भी घर की देहरी पर पांव रखकर शरीर को आराम दे सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर रसोई की गंध को महसूस कर सकते हैं। शहर का कोई भी सुनसान रास्ता हमें बैलगाड़ी की धीमी आवाज़ का संदेश सुनाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा प्राचीन नगर नियोजन, वस्तुतः वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि की जानकारी पर रोशनी डालता है। यहाँ के अद्भुत घरों में जब लोग बसते रहे होंगे, तब सड़कों पर वाहन भी चलते रहे होंगे, बसी बसाई बस्तियाँ भी चहल पहल करती रही होंगी। इस प्रकार खंडहर के आधार पर उनके रहने का ढंग और सोचने के तरीके की भी कल्पना की जा सकती है। संसार में सभी प्राचीन सभ्यता का तुलना में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिससे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है, किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो। पिछले महीने मैं परिवार के साथ आगरा ताजमहल देखने गया था। वहाँ का मकबरा शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया है। ताजमहल तो ठीक सामने एक तालाब भी है जिसके दोनों कतार में हरे भरे पेड़ लगे हैं। ताजमहल के पीछे नदी की धारा बहती है, यमुना नदी की धारा बहती है। इसकी शोभा पूर्णिमा की रात को में देखते ही बनती है। सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बाहर से अंदर तक अद्भुत ढंग से शोभायमान रहता है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। यह भारत के लोगों एवं विदेशी लोगों के लिए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 7वां। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति भी कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दीजिए। जल को मनुष्य के जीवन का आधार माना गया है। प्राचीन सभ्यता का विकास भी नदी के किनारे हुआ है। आधुनिक युग में सबसे बड़ी समस्या जल संकट की पैदा हो चुकी है। इसी प्रकार जल की निकासी की समस्या से भी आज का युग जूझ रहा है। सिंधु सभ्यता के सामूहिक स्नान के लिए बने स्नानागार वास्तुकला के उदाहरण हैं। एक पात में 8 स्नान घर हैं और किसी एक का द्वार भी दूसरे के सामने नहीं खुलता है। कुंड के तल में दीवार पर ईंट के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का उपयोग किया गया है। यहाँ नगर में सड़क के साथ बनी नालियाँ भी पक्की ईंटों से ढकी हुई हैं। यहाँ पानी की निकासी का सर्वोत्तम प्रबंध है। सिंधु सभ्यता में नदी के महत्व के कारण जल की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कुआं बनाए गए हैं और कुंड भी बनाए गए हैं। विशाल स्नानागार भी हैं। जल निकासी की सुव्यवस्था को देखते हुए हम इसे जल संस्कृति भी कह सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ अवशेष के आधार पर यह धारणा बनाई गई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे भिन्न कोई धारणा का भाव पैदा होता है? इन संभावनाओं पर अपनी कक्षा में चर्चा भी करिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य की जगह पुरातात्विक साक्ष्य से काम चलाया गया है। खुदाई से मिले बर्तन,
सिक्के, नगरी ढांचे, सड़क, गलियों का ही साक्ष्य माना गया है और इसके प्रमाण भी मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति विशालता का पता चलता है। संसार में इसी कला और तकनीकी का बहुत बोलबाला है, अतः इससे निर्मित धारणा उचित ही है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब नए पाठ में नए ऑडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।